अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? ये डिफाइन करते हैं हम इसको पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड सब यूनिट्स, यानी न्यूक्लिक एसिड सब यूनिट से मिलकर जिन सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स दो इकसाम के होते हैं और इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड भी दो तरह का होता है। न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स है हमारे पास, डीएनए जिसका मुकम्मल नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरी टाइप है इसकी आरएनए जिस जो एब्रीवेशन है राइबो न्यूक्लिक एसिड का। दोनों के अंदर न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है, इनमें मौजूद जो पेंटोज शुगर होती है उसका डिफरेंस है, और मौजूद जो नाइट्रोजन बेसिस होती हैं उनका डिफरेंस होता है। उनको लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। अक्रेंस लेंगे कि न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है। अब चूंकि दो टाइप्स है तो दोनों टाइप्स की अक्रेंस को भी लेंगे। डीएनए जनरली न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में डीएनए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और डीएनए स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी, और स्मॉल अमाउंट में मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी। तो ये थी अक्रेंस डीएनए की कि न्यूक्लियस में मौजूद होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होगा और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होगा। जबकि राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए की जो लोकेशन है, जो अक्रेंस है, वो ये मौजूद होता है न्यूक्लियोलस के अंदर। इसके अलावा ये राइबोसोम्स का हिस्सा है, राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आरएनए इस्तेमाल होता है, और साइटोसोल के अंदर ये पाया जाता है। तो ये थी हमारे पास अक्रेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब बात करेंगे इसके सब यूनिट्स की। इसके सब यूनिट्स को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स को लेंगे। न्यूक्लियोटाइड के अंदर जनरली दो कंपोनेंट होते हैं, मतलब अगर जो है ओवरऑल देखें दो कंपोनेंट कैसे, एक न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड से बनता है, यानी ओवरऑल इसके अंदर हो गए तीन कंपोनेंट। तो न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है पेंटोज शुगर से, नाइट्रोजन बेस से और फॉस्फोरिक एसिड से। या अगर दो कंपोनेंट लें तो दो कंपोनेंट कौन से होंगे, एक न्यूक्लियोसाइड होगा और एक फॉस्फोरिक एसिड होगा। यानी न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फोरिक एसिड ऐड हो जाए तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फोरिक एसिड निकाल दें तो पीछे न्यूक्लियोसाइड रहता है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंशिएशन क्या होती है, क्या डिफरेंस पाया जाता है इसमें? न्यूक्लियोसाइड दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस जब आपस में जुड़ती हैं तो ये बनाती हैं न्यूक्लियोसाइड। जबकि जब न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड दोनों मिल जाते हैं तो बनाते हैं ये न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें हम अगर जो है यहाँ देखेंगे, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसाइड का, तो न्यूक्लियोसाइड है, यहाँ हम आगे न्यूक्लियोटाइड भी लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड को बनाने के लिए सॉरी ये हमारे पास पेंटोज एक सिंपली शुगर है। पेंटोज शुगर के अगर कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाए, कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजन बेस लग जाए तो रिजल्टिंग बनता है न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही इसी राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के ऊपर नाइट्रोजन बेस अटैच हो जाए सिर्फ, लेकिन 5 कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ना हो तो फिर ये क्या होता है, ये न्यूक्लियोसाइड होता है। फॉस्फोरिक एसिड ऐड हो जाए तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, और न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फोरिक एसिड ऐड नहीं हुआ तो फिर ये क्या है, यहाँ पे अगर नाइट्रोजन बेस अटैच हो कार्बन नंबर 1 के साथ, कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट ग्रुप पूरा ऐड हो जाए, तो जब ये एडिशन होगी तो यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, ऑक्सीजन सिर्फ रह जाएगी। ये अब तीनों कंपोनेंट मिल गए तो न्यूक्लियोटाइड बन गया, और ये सिर्फ दो कंपोनेंट नाइट्रोजन बेस और शुगर मिली, फॉस्फेट ग्रुप ऐड नहीं हुआ, तो तब ये क्या कहलाता है, फिर ये कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड बनता है पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस से मिलने से, जबकि न्यूक्लियोटाइड बनता है नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड तीनों चीजों के मिलने से, या फिर न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फोरिक एसिड की एडिशन से क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। अच्छा, अब चूंकि हमने तीन कंपोनेंट लिए हैं, न्यूक्लियोटाइड के अंदर दो कंपोनेंट लिए हैं, न्यूक्लियोसाइड के अंदर पहला कंपोनेंट, दोनों के अंदर ही क्या आता है, पेंटोज शुगर आती है।
पेंटोज शुगर का मतलब है 5 कार्बन शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर। अब ये 5 कार्बन शुगर दो तरह की होती है। अगर डीएनए के अंदर लें तो डीएनए के अंदर ये डीऑक्सीराइबोज होती है और आरएनए के अंदर ये राइबोज शुगर होती है। इन दोनों में अब फर्क क्या होता है? दोनों में 5 कार्बन शुगर है, बस कार्बन नंबर हम 2 की बात करेंगे। यहाँ ये हमारे पास पेंटोज शुगर है, एक कार्बन की नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 और ये कार्बन नंबर 5। अगर तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल दोनों हैं तो इसका मतलब है ये हुई राइबोज शुगर। पूरा हाइड्रोक्सल ग्रुप पड़ा है तो फिर क्या है? राइबोज शुगर है, यानी ये न्यूक्लियोटाइड किसका है? आरएनए का है। लेकिन अगर ऐसा हो कि इस हाइड्रोक्सल ग्रुप में से ऑक्सीजन रिमूव कर दी जाए, ऑक्सीजन रिमूव कर दी जाए तो अब ये क्या बन गया? चूंकि ऑक्सीजन रिमूव होगी तो ये बन गया डीऑक्सी, यानी जिसमें से ऑक्सीजन निकल गई, जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव होगी तो फिर ये बन जाएगा डीऑक्सी राइबोज शुगर बन जाएगी। तो डीऑक्सी राइबोज शुगर में कार्बन नंबर 2 पे दोनों एंड्स पे क्या होंगे? हाइड्रोजन लगे होंगे, जबकि राइबोज शुगर में एक एंड पे हाइड्रोजन होती है, दूसरे एंड पे क्या होगा? हाइड्रोक्सल। पूरा हाइड्रोक्सल ग्रुप इंटैक्ट फॉर्म में होगा तो राइबोज शुगर होगी, और अगर इस हाइड्रोक्सल ग्रुप में हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? डीऑक्सी राइबोज शुगर बन जाएगी। और इसका मतलब ये है कि ये फिर कहाँ मौजूद हो सकती है? ये डीएनए के अंदर मौजूद हो सकती है। ये था जी किसका? पेंटोज शुगर और राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर के अंदर डिफरेंस का एक पॉइंट याद रखने वाला है। कार्बन नंबर 2 के ऊपर अगर पूरा हाइड्रोक्सल ग्रुप है तो राइबोज शुगर है, और हाइड्रोक्सल ग्रुप में से ऑक्सीजन रिमूव हो गई है तो अब ये बन गया डीऑक्सी, बगैर ऑक्सीजन के ये कार्बन नंबर 2 जो होगा। सो डीऑक्सी राइबोज राइबोज शुगर होगी। सेकंड कंपोनेंट हम लेते हैं न्यूक्लियोटाइड के अंदर, न्यूक्लियोसाइड दोनों के अंदर, नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस हमारे पास डिफरेंट नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस है, और इन्हीं की बिना पर न्यूक्लियोटाइड भी डिफाइन होते हैं कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन सी नाइट्रोजन बेस है, उसी की मुनासिबत से इसका नाम दिया जाता है। तो नाइट्रोजन बेसिस दो इकसाम की होती हैं, टाइप्स इसके अंदर दो। जिस तरह पेंटोज शुगर दो तरह की है, ऐसे नाइट्रोजन बेसिस की मेन टाइप दो तरह की हैं, लेकिन ओवरऑल इसकी टाइप कितनी होंगी? 5, और इन 5 में से 4 नाइट्रोजन बेसिस डीएनए के अंदर है और 4 ही आरएनए के अंदर पाई जाती हैं। इनकी दो क्लासेस प्यूरीन है और पायरिमिडीन है। प्यूरीन्स क्या है? लार्जर नाइट्रोजन बेसिस होती हैं, जनरली इनके अंदर 2 रिंग्स पाई जाती हैं, और इसमें एग्जांपल हम लेते हैं एडिनिन की और गुआनिन की। शॉर्ट फॉर्म में, इनके एब्रिवेटेड फॉर्म में एडिनिन के लिए लिखेंगे और गुआनिन के लिए जी लिखेंगे, जबकि पायरिमिडीन्स ये स्मॉलर बेसिस होती हैं एज कंपेयर टू प्यूरेन्स। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सिंगल रिंग पाई जाती है। 3 एग्जांपल इसमें हम लेंगे, थाइमीन है, साइटोसिन और यूरासिल है। शॉर्ट फॉर्म में इसको टी, सी और यू जो है ना लिखते हैं। अब अगर एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन की बात की जाए तो ये तीनों कॉमन है डीएनए के अंदर भी और आरएनए के अंदर भी। डिफरेंस कहाँ पे आता है? टी, थाइमीन सिर्फ और सिर्फ किसमें पाई जाती है? डीएनए के अंदर पाई जाती है, और यूरासिल यानी यू सिर्फ किसमें पाई जाती है? आरएनए के अंदर। बाकी 3 जो नाइट्रोजन बेसिस है वो डीएनए के अंदर भी ऐसे ही है और आरएनए के अंदर भी ऐसे ही मौजूद होती हैं। तो ये था जी नाइट्रोजन बेसिस का इसके अंदर कंट्रीब्यूशन। नाइट्रोजन बेस किस लिए यूज हो रही है? न्यूक्लियोटाइड्स को बनाने के लिए ये यूज हो रही होती हैं। अब फॉस्फोरिक एसिड आ जाता है। फॉस्फोरिक एसिड क्या होगा? ये फॉस्फोरिक एसिड पूरा एक ग्रुप है, सो फॉस्फेट भी जो हम कहेंगे। तो एक सेंटर में इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है और इर्द गिर्द इसके अंदर हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी इसको लिख सकते हैं। इन सेंटर में पी होगा और पी के चारों तरफ में या पूरा हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा, या फिर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन होगी, या फिर ओ माइनस इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर क्या होंगे? ये 4 इसके अंदर जो है ना वो ग्रुप होते हैं। तो ये आ गया हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट ग्रुप। और फॉस्फेट ग्रुप कहाँ अटैच होता है? जो
तो फॉस्फोरिक एसिड अटैच होगा कहाँ पे, पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 5 के साथ इसकी अटैचमेंट होती है। और इसने क्या बनानी है, इसने एस्टर लिंकेज बनानी है। इसी फॉस्फेट ग्रुप ने एस्टर लिंकेज बनानी है जब डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं और पॉली न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन करते हैं, या डीएनए और आरएनए के पॉली न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है उसको बनाते हैं। और डीएनए के अंदर जो बैकबोन होती है, डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है, तो इस स्ट्रैंड के अंदर ही जो सारा बैकबोन चल रहा होता है, इस बैकबोन के अंदर दो चीजें होती हैं, शुगर होती है और फॉस्फेट होती है। जबकि सेंट्रल जो इसके अंदर आ रहे होते हैं, रंग्स आ रहे होते हैं, ये रंग्स किससे बने होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से बनते हैं, जो कि बनती है कहाँ पे, नाइट्रोजन बेसिस के दरमियान बनती है। तो ये एक हमारे पास न्यूक्लियोसाइड है, ये एक हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोसाइड के अंदर ये एक हमारे पास राइबोज शुगर है, अगर यहाँ पे हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा, और ये डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी अगर यहाँ पे दोनों तरफ मौजूद होगा, हाइड्रोजन मौजूद होगा। तो ये आ गई पेंटोज शुगर, और ये आ गया हमारे पास नाइट्रोजन बेस। तो पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस दोनों चीजें मिल जाती हैं और मिलकर क्या बनाती हैं, एक न्यूक्लियोसाइड बनाती हैं। तो पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजन बेस अटैच है, क्या बना दिया इसने, न्यूक्लियोसाइड बना दिया। अब इस न्यूक्लियोसाइड के कार्बन नंबर जो 5 है, इस कार्बन नंबर 5 के ऊपर अगर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाए तो ये न्यूक्लियोसाइड से क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फोरिक एसिड हटा दें तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर दें तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ये इनके दरमियान रिलेशनशिप होता है। यानी डीएनए आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड के अंदर दो चीजें हैं, फॉस्फोरिक एसिड है और न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड के अंदर भी दो चीजें हैं, पेंटोज शुगर है और नाइट्रोजन बेस है। अब हम बात करेंगे इसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किस तरह से बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज क्या है। ये वो लिंकेज है जो दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ती है, और चूंकि इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप इन्वॉल्व होता है और फॉस्फेट दो लिंकेज, इसमें दो एस्टर लिंकेज बना रहा है। यानी फॉस्फेट ग्रुप ने एक पीओसी बॉन्ड एक न्यूक्लियोसाइड के साथ बनाई है, न्यूक्लियोटाइड के साथ बनाई है, और एक पीओसी बॉन्ड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बनाई है। तो चूंकि ये पीओसी बॉन्ड दो हैं इसलिए डाइएस्टर है, और सेंटर में फॉस्फेट आ रहा है इसलिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एक ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है, ये दूसरा ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है। चूंकि दो हैं इसलिए है ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किस तरह से बनेगा, एक न्यूक्लियोटाइड हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये इसमें जो है ना साइटोसिन मोनोफॉस्फेट का हमने एक न्यूक्लियोटाइड लिया है। ये हमारे पास एडिनिन न्यूक्लियोटाइड, सॉरी एडिनिन नाइट्रोजन बेस है, तो ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का ये न्यूक्लियोटाइड है। तो ये दो न्यूक्लियोटाइड आ गए हमारे पास। इन दोनों न्यूक्लियोटाइड ने आपस में क्या करना है, एक न्यूक्लियोटाइड की कार्बन नंबर 5 के साथ जुड़े हुए फॉस्फेट ग्रुप ने अपने हाइड्रोक्सल में से हाइड्रोजन को रिमूव करना है, या जो डबल बॉन्ड था उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। और कार्बन नंबर 3 पे चूंकि हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है तो उस हाइड्रोक्सल ग्रुप में से भी क्या होगा, ये एक हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो वहां से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी। वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है, और इसके नतीजे में क्या बनता है, एक यहाँ पे एस्टर लिंक बनता है। एक एस्टर लिंकेज यहाँ बनी, एक एस्टर लिंकेज यहाँ बनी, और इसके नतीजे में क्या बना, ये दो हमारे पास एस्टर लिंकेज आ गई, दो हमारे पास एस्टर बॉन्ड जो है ना वो बन गए। तो चूंकि दो एस्टर बॉन्ड है इसलिए ये बॉन्ड ओवरऑल क्या कहलाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहलाता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ने क्या किया, दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ दिया, रिजल्टिंग मॉलिक्यूल कहलाया हमारे पास डाई न्यूक्लियोटाइड, जिसके अंदर दो न्यूक्लियोटाइड शामिल हो जाते हैं। अब इस डाई न्यूक्लियोटाइड के अगर हम कार्बन नंबर 3 को देखें तो अभी भी इसके ऊपर स्टिल हाइड्रोक्सल ग्रुप है, और अगर इस डाई न्यूक्लियोटाइड की कार्बन नंबर
5 की बात करें तो कार्बन नंबर 5 के या फॉस्फेट जो ग्रुप है, फॉस्फोरिक एसिड है, इसके ऊपर भी अभी रिएक्टिविटी मौजूद है, दोनों एंड ही अभी रिएक्टिव हैं। तो अब इस डाई न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो अगला न्यूक्लियोटाइड है, अगर वो ग्रुप नंबर 5 के ऊपर आके अटैच होगा तो डायरेक्शन क्या बनेगी, डायरेक्शन यूं बनेगी, इसको कहेंगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। और अगर इस डाई न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो नया न्यूक्लियोटाइड आना है ट्राई न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए, वो आके यहां अटैच होता है, तो इसका मतलब है अब डायरेक्शन क्या होगी, अब डायरेक्शन होगी, चूंकि एडिशन यहां पे हो रही है तो ये डायरेक्शन यूं आ रही है, यानी फ्री एंड अभी भी है कौन सा वाला, 5 प्राइम फ्री एंड है और 3 प्राइम एंड के ऊपर एडिशन हो रही है, तो डायरेक्शन क्या बन जाएगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो ये इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन हो रही है, उस न्यूक्लियोटाइड की एडिशन की डायरेक्शन को शो करने के लिए डीएनए के स्ट्रैंड को 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम कहते हैं, यानी कौन सा पेंटोज शुगर का कौन सा वाला कार्बन इस बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड की एडिशन का कौन सा पॉइंट है, उस पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए ये इसमें डायरेक्शन जो है वो बताई जाती है। डाई न्यूक्लियोटाइड बनता है, डाई न्यूक्लियोटाइड के अंदर एडिशन होने से ट्राई न्यूक्लियोटाइड बनता है, इसी तरह टेट्रा और पेंटा एंड फाइनली क्या बन जाएगा, पॉली न्यूक्लियोटाइड की इसमें फॉर्मेशन होती है। तो अब जो न्यूक्लियोटाइड हैं ये दो तरह के हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं आरएनए के अंदर और डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है ये डीएनए के अंदर है। और इनके अंदर डिफरेंशिएशन किस पॉइंट पे आ रहा होता है, डिफरेंशिएशन आ रही होती है कार्बन नंबर 2 के ऊपर मौजूद जो ग्रुप्स हैं कि अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल दोनों हैं तो इसका मतलब है ये राइबोन्यूक्लियोटाइड है, और अगर दोनों तरफ ही हाइड्रोजन है कार्बन नंबर 2 के ऊपर तो इसका मतलब है ये डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो राइबो न्यूक्लियोटाइड कहाँ मौजूद होंगे, आरएनए के अंदर, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड कहाँ होंगे, डीएनए के अंदर। जनरली डीएनए के दो स्ट्रैंड इसी तरह से, यानी एक स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल, एक दूसरे के उलट, एक की डायरेक्शन 3 to 5 होती है, दूसरे की 5 to 3 डायरेक्शन चल रही होती है। तो ये दोनों स्ट्रैंड मिलकर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, जबकि आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, और एक ही स्ट्रैंड के ऊपर सारे जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो इसके ऊपर क्या होते हैं, इसके ऊपर एडिड होते जाते हैं। तो ये इस तरह से क्या है, ये पॉली न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है डीएनए के अंदर भी, आरएनए के अंदर भी। फाइनल इसकी स्ट्रक्चर लेटर ऑन हम इसको डिस्कस करेंगे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के अंदर। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।